अस्सलाम वालेकुम लिसनर। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये रिपोर्टिंग के लिए, जिसका नाम है डेफर्ड टैक्स। IAS 12 को इसका नाम है डेफर्ड टैक्स है IFRS का, और ये हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशंस के ऊपर। डेफिनेशन में सबसे पहले है अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल रूटीन में जो हम प्रॉफिट निकालते हैं सेल में से या इनकम में से या रेवेन्यू में से, एक सारे एक्सपेंसेस निकालते हैं तो हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन वो टैक्स डिडक्ट करने से पहले आता है। टैक्सेबल प्रॉफिट क्या आता है कि जो हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाला है उसमें से कुछ एडमिजिबल एक्सपेंसेस होते हैं एज पर टैक्स लॉस। कुछ टैक्स लॉस में हमें अलाउ नहीं होते एक्सपेंसेस, तो वो उनके एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट निकलता है उसको टैक्सेबल प्रॉफिट कहते हैं। टैक्स एक्सपेंस या टैक्स इनकम क्या होती है? वही प्रॉफिट जो है फॉर द पीरियड होता है जो हम निकालते हैं। करंट टैक्स क्या होता है? करंट टैक्स क्या होता है? द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। जो भी हमारा हमने टैक्सेबल प्रॉफिट निकाला है उसके ऊपर जो भी रेलिवेंट टैक्स रेट है, लाइक 30% है, 31% है, जितना भी है वो अप्लाई करके जो अमाउंट हमारे पास निकले वो करंट टैक्स होता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होती हैं? द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्सेस पेएबल इन फ्यूचर पीरियड इन रिस्पेक्टेबल टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से जो भी अमाउंट पेएबल है इन फ्यूचर पीरियड वो हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। ये टेम्परेरी डिफरेंस हम आगे जाके डिस्कस करते हैं और इसकी हम एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। डेफर्ड टैक्स एसेट्स कौन से होते हैं? डेफर्ड टैक्स एसेट्स आर द अमाउंट्स ऑफ इनकम टैक्स रिकवरेबल इन फ्यूचर पीरियड, जो आपने बाद में रिकवरेबल है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या है? जो हमें फ्यूचर में पे करनी है। और एसेट क्या है? जो हमें फ्यूचर में रिकवर हो जाने हैं। टेम्परेरी डिफरेंस क्या होता है? टेम्परेरी डिफरेंस ये होता है कैरिंग वैल्यू माइनस टैक्स बेस। ये नीचे फार्मूला आपको दिया हुआ है, कैरिंग वैल्यू माइनस टैक्स बेस। आगे चलते हैं हम। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस वो होते हैं जिनके ऊपर हमें डेफर्ड टैक्स अराइज होता है, चाहे वो which are temporary that will result in taxable amount in determining taxable amount of future periods when the carrying amount of the asset or liability is recovered or settled. Deductible temporary difference क्या होते हैं? Which are the temporary difference that will result in an amount that are deductible in determining taxable profit for future period. ठीक है। द टैक्स बेस, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है, द टैक्स बेस। The tax base of an asset or liability is the amount attributed to that asset or liability for that purpose. इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो याद करने वाली है, जो अंडरस्टैंड करने वाली है, वो ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपने जब रट लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप इनिशियल डेफर्ड टैक्स की जो कैलकुलेशन है ना वो इजीली कर सकेंगे। आप एटलीस्ट रिकॉग्नाइज कर सकेंगे कि ये डेफर्ड टैक्स एसेट निकल रहा है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकल रही है। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कब कब अराइज होगी? कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट, जब एसेट की कैरिंग वैल्यू बड़ी होगी टैक्स बेस से तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, या कैरिंग वैल्यू ऑफ लायबिलिटी लेस होगी उसकी टैक्स बेस से तो फिर भी लायबिलिटी अराइज होगी। इसको जब आपने याद कर लिया तो जो डेफर्ड टैक्स एसेट हो बिल्कुल इसके रिवर्स है। नीचे देखिए आप, कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट इज लेस देन इस टैक्स बेस इज एसेट।
carrying value of liability is greater than its tax base is deferred tax asset. तो ये फार्मूला आपने याद कर लिया तो आप इजीली डेफर्ड टैक्स के कैलकुलेशन के अंदर रिकग्नाइज कर सकेंगे कि ये हमारे पास डेफर्ड टैक्स एसेट्स निकल रहा है या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकल रही है। अब आगे हम देखते हैं कि डेफर्ड टैक्स बेस कैसे निकालते हैं या कैसे डिटरमाइन करेंगे कि टैक्स बेस कितनी है हमारे पास। एसेट की सबसे पहले देखते हैं, एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 100 रुपीज़। फॉर टैक्स पर्पस डेप्रिसिएशन इज 30। टैक्स वाले कह रहे हैं कि आपने उसकी डेप्रिसिएशन जो है ना 30 रुपये चार्ज करनी है। तो 100 उसकी कॉस्ट है, माइनस 30 करें तो उसकी जो कैरिंग वैल्यू आती है वो आती है 30। सो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैरिंग वैल्यू आ गई उसकी 30 जो कि उसकी टैक्स बेस होगी। लेट्स सपोज अगर अकाउंटिंग वाले कहते हैं भी इसकी डेप्रिसिएशन है वो 25 है, हम 5 साल पे इसको डेप्रिसिएट करते हैं तो कैरिंग वैल्यू आ जाती 75, लेकिन टैक्स बेस आ रही है 70 क्योंकि डेप्रिसिएशन जो टैक्स वाली है वो है 30। तो यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं टैक्स बेस। इंटरेस्ट रिसीवेबल नेक्स्ट एग्जांपल है, इंटरेस्ट रिसीवेबल की कैरिंग अमाउंट है 100, लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं कि हम जो है ना इंटरेस्ट जो है वो रिसीवेबल की बेस पे उसको नहीं लेंगे, हम उसको कैश की बेस पे लेंगे। तो जब टैक्स वाले उसको रिसीवेबल को मान ही नहीं रहे तो टैक्स बेस निल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इस तरह ट्रेड रिसीवेबल है उसकी कैरिंग वैल्यू है 100। द रिलेटेड रेवेन्यू हैज ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन टैक्स पेएबल प्रॉफिट। टैक्स वाले उसकी जो रेवेन्यू है ना ऑलरेडी उसको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। तो अकाउंटिंग जो कैरिंग वैल्यू 100 है टैक्स बेस भी 100 होगी क्योंकि टैक्स वाले उसका रेवेन्यू जो है वो अलाउ कर चुके हैं, रिकॉग्नाइज कर चुके हैं उसके अगेंस्ट। डिविडेंड है, डिविडेंड रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडी है कैरिंग अमाउंट 100। तो उसकी जो है उसका टैक्स नो टैक्स सब्सटेंस जिसका है उसका भी टैक्स बेस और कैरिंग वैल्यू सेम होगी, ऐसे इंटरेस्ट का भी सेम है। नीचे आते हैं जी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की टैक्स बेस कैसे निकालते हैं? लायबिलिटीज की टैक्स बेस निकालने के लिए हम देखते हैं करंट लायबिलिटी अक्रूड एक्सपेंस है 100, लेकिन वही सेम टैक्स वाले कह रहे हैं हम कैश बेस पे देंगे तो जो उसकी टैक्स बेस है वो नील हो जाएगी। करंट लायबिलिटी इंक्लूडेड इंटरेस्ट रेवेन्यू रिसीव्ड इन एडवांस विद द कैरिंग अमाउंट ऑफ 100। एडवांस रिसीव कर लिया जी। Later interest revenue was taxed on the basis of cash basis। ठीक है जी, जो later interest revenue was taxed on the जो उसका रेवेन्यू है ना वो कैश बेसिस के ऊपर उसके ऊपर टैक्स लगना है। तो इसके इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस जो है उसकी टैक्स बेस नील हो जाएगी। करंट लायबिलिटीज है include accrued expenses with carrying amount of 100, the related expense already been deducted for tax purpose। यहाँ पे देखें एक्रूड एक्सपेंस है, उसका जो एक्सपेंस है वो टैक्स वाले हमें अलाउ कर चुके हैं, वो टैक्स वाले एडमिजिबल कर चुके हैं तो उसकी टैक्स बेस जो है ना 100 हो। लोन है जिसका वो नो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस है तो 0 हो जाएगा और उसकी इक्वल हो जाएगी। जिस भी चीज़ की नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस है उसकी टैक्स बेस और कैरिंग वैल्यू 0 होगी, उसके ऊपर नो टैक्स एसेट नो टैक्स लायबिलिटी कुछ भी अराइज नहीं होगा। उसके बाद है जी हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कि हम उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। डेफर्ड टैक्स एसेट्स deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences except to the extent that the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill, initial recognition of asset or liability in transaction with the which is not a business combination and at the time of the transaction affect neither accounting profit nor taxable profit। तो ये उसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है। उसके बाद हम देखते हैं जी
टैक्स रिकन्सिलिएशन। टैक्स रिकन्सिलिएशन है क्या चीज़? इट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स एक्सपेंस एंड इनकम एंड शेयर अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसमें जो चीज़ें आएंगी वो नॉन डिडक्टिबल एक्सपेंसेस है एंड चेंज इन द टैक्स रेट ड्यूरिंग द पीरियड। ओके, ये वो रिकन्सिलेशन क्या है? रिलेशनशिप है टैक्स एक्सपेंसेस या इनकम और अकाउंटिंग प्रॉफिट। इफ tax rates change, then its affect the future period, and as a result, the deferred tax originated in the previous periods must be adjusted or to reflect the new tax rate. अगर आपका टैक्स रेट चेंज हो जाता है तो जो पिछला डेफर्ड टैक्स आपने क्रिएट किया हुआ है, जो ओपनिंग बैलेंस चला आ रहा है, वो भी आपका अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगा, जो कि हम नीचे जाके एग्जाम्पल में देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है आगे जाके। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम आपको जो है टैक्स रिकन्सिलेशन बनाना सिखाएंगे। जैसे क्वेश्चन हमने एबीसी कंपनी लिया, एबीसी कंपनी है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रिपेयर इट्स टैक्स इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2019। यू हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। इसमें वो कह रहा है कि आपने टैक्स रिकन्सिलेशन बनानी है। Depreciation expense for 2019 is allowable in line with the tax legislation। 1,03,000 की डेप्रिसिएशन है जो हमें टैक्स में अलाउेबल है, लेकिन अकाउंटिंग में कितनी हमने की हुई है? 4 डेप्रिसिएशन 85,000। तो ये जो डिफरेंस है ना दोनों का, इसको कहते हैं टेम्परेरी डिफरेंस। एसेट की अमाउंट, सपोज एसेट की अमाउंट है 8 लाख, 8 लाख एसेट की अमाउंट है। अब चाहे 1,03,000 चार्ज करें, चाहे 85,000 चार्ज करें, एट द एंड जाके एसेट की वैल्यू ज़ीरो होनी है। बस टाइम का डिफरेंस होगा। टैक्स वाले जो है ना वो 1-2 साल पहले उसको ज़ीरो कर लेंगे, अकाउंटिंग वाले 1-2 साल बाद में ज़ीरो कर लेंगे। तो ये होते हैं टेम्परेरी डिफरेंस। उसके बाद है टैक्स इंक्रीज लायबिलिटी फॉर द प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट बाय 2,500। प्रोडक्ट वारंटी कॉस्ट आर नॉट tax deductible until the company pay claim. Claim paid in 2019 amounted to rupees 3,100। कंपनी ने अपनी जो टैक्स लायबिलिटी वो इंक्रीज की थी, लायबिलिटी वारंटी की 2,500 से इंक्रीज की थी, लेकिन टैक्स वाले कह रहे हैं कि हम जो आपने कैश में पे किया वो आपको अलाउ करेंगे, और वो कितना है? 3,100। तो कंपनी ने कितना चार्ज किया हुआ था? 2,500। ये भी डिफरेंस आ गया। Expense for the promotion included in the operating expense amount to rupees 900. These are not deductible for tax purpose। जब टैक्स पर्पज के लिए डिडक्टिबल है ही नहीं, परमानेंट डिफरेंस आ गया, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ ऐड बैक करेंगे। इसको टैक्सेबल प्रॉफिट्स जो कैलकुलेट करने के लिए लेस नहीं करेंगे, क्योंकि टैक्स वाले ये हमें अलाउ ही नहीं कर रहे। टैक्स रेट हमें दिया हुआ है 30% और लास्ट ईयर 28% था। तो यहाँ से हमें एक और चीज़ मिल गई है कि टैक्स रेट चेंज हो गया। ये जो टैक्स रेट चेंज हो गया, इस वजह से हमारा जो डेफर्ड टैक्स है, जो ओपनिंग बैलेंस है, उसके ऊपर इस जो 2% इंक्रीज हुआ है, इसका इम्पैक्ट भी आएगा, जो हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। आगे हमें जी फिगर दी हुई है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसके बाद करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल्स है, इन्वेंट्रीज है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये कैश एंड बैंक बैलेंस है, शेयर कैपिटल है, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ के अंदर प्रोडक्ट वारंटी है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ जो आ रही है 2000 पिछले सालों से 2018 की 17 से जो आ रही है 18 से, ट्रेड पेएबल हैं 195,000 के। नीचे हमारे जो उन्होंने दिया हुआ है इनकम है, रेवेन्यू जो हमारे पास है उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल लेस की ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर देने का मकसद है कि जो ऊपर एडजस्टमेंट दी हुई है हमें, वो एडजस्टमेंट हमने इनके अंदर इनकॉर्पोरेट करके, तो हमने डेफर्ड टैक्स और करंट टैक्स निकालने हैं दोनों। तो वो हम
शुरू करेंगे। इसमें वो कह रहा है कैलकुलेट द करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एंड प्रिपेयर द टैक्स रिकंसिलिएशन। तो सबसे पहले आप याद रखिए, डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करने के लिए या रिकंसिलिएशन करने के लिए आपके पास 5 चीज़ें होनी लाजमी हैं। अगर उनमें से एक भी मिसिंग है तो आपकी जो कैलकुलेशन पूरी नहीं होगी। सबसे पहले क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन की जो लास्ट ईयर की कैलकुलेशन है, और उसके बाद डेफर्ड टैक्स की जो करंट ईयर की कैलकुलेशन है। ये 5 चीज़ें होनी चाहिए आपको डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स रिकन्सिलिएशन बनाने से पहले। ये 5 चीज़ें होंगी तो आपके पास सारी फिगर होंगी, आप जस्ट फिगर पुट करते जाएंगे तो आपकी जो है वो रिकन्सिलिएशन बनती जाएगी। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम आगे लेके चलते हैं और रिकन्सिलिएशन बनाते हैं। सबसे पहले देखें जी, सबसे पहले हमारे पास जो है प्रॉफिट फॉर द ईयर आया 80,000 है। ये है अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब हमने क्या करना है, इसको अकाउंटिंग प्रॉफिट को हमने पकड़ना है, इसमें से एडजस्टमेंट करते जाना है और हमने टैक्सेबल प्रॉफिट पे जाके पहुंचना है। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट है। अब जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट 1 में जो 85,000 अकाउंटिंग वालों ने चार्ज की थी, जो हमने अकाउंटिंग में चार्ज की थी, वो हमें टैक्स वालों ने अलाउ नहीं की। तो हमने क्या किया, इसको ऐड बैक कर दिया प्रॉफिट के अंदर। उसके बाद प्रोविजन फॉर वारंटी कॉस्ट है, हमने चार्ज की थी 2,500। टैक्स वालों ने हमें वो भी अलाउ नहीं की। उन्होंने कहा हम 2500 आपको अलाउ नहीं करेंगे, वो अलाउ करेंगे जो आपने कैश बेसिस के ऊपर पे की है। प्रमोशन एक्सपेंस जो है वो टैक्स वाले कह रहे हैं हमने आपको वो अलाउ करने ही नहीं है। तो वो परमानेंट डिफरेंस आ गया, वो हमने ऐड बैक कर दिया प्रॉफिट के अंदर। तो ये टोटल इम्पैक्ट जो हमारे प्रॉफिट के अंदर पड़ा 88,400 का, 88,400 जो हमने टोटल अपने प्रॉफिट में ऐड करना है। ये वो एक्सपेंस है जो टैक्स वाले हमें अलाउ नहीं कर रहे। अब इनके अगेंस्ट टैक्स वाले हमें क्या अलाउ कर रहे हैं, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं जो टैक्स डेप्रिसिएशन है हम आपको वो अलाउ करते हैं। हम 85,000 आपको अलाउ नहीं करते, लेकिन 1,03,000 हम आपको अलाउ करते हैं। उसके बाद वारंटी क्लेम है, वो कह रहे हैं कि वारंटी क्लेम में हम आपको 2500 अलाउ नहीं करते जो आपने अक्रू किया है। जो आपने वारंटी क्लेम पे किया है कैश में, वो हम आपको अलाउ करते हैं, वो है 3,100, 3100। तो इसको जब हम नेट करते हैं, जब ऐड बैक करके प्रॉफिट में और फिर ये नीचे वाले लेस करके, तो टैक्सेबल प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 62,300। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना था 80,000 का, लेकिन टैक्सेबल प्रॉफिट हमारे पास निकला रहेगा 62,300 का। उसके ऊपर जब हमने टैक्स रेट अप्लाई किया तो हमारे पास निकला 18,690। ये हमारे पास टैक्स निकला। करंट टैक्स तो हमने निकाल लिया, अब हमने निकालना है जी डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स कैसे निकालेंगे, बैलेंस शीट आइटम सारी लेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसकी कैरिंग अमाउंट हमने ले ली, टैक्स बेस ले ली, जो डिफरेंस निकला उसके ऊपर रेट अप्लाई किया, ये हमारे पास 18,300 जो हमारे पास निकला डेफर्ड टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपने नोट करना है कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, ऊपर जो फार्मूला आप देख के आए हैं, जो सीख के आए हैं, उसको सामने रखते हो, कैरिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस, तो ये क्या निकलेगा, टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। ठीक है, 18,300 इज आवर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। नीचे ये जीरो डिफरेंस आ रहे हैं। वारंटी क्लेम के अंदर 8,000 कैरिंग वैल्यू है, टैक्स बेस जीरो है। तो अब जब लायबिलिटी की कैरिंग वैल्यू ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है, तो जब हम ऊपर फार्मूला देखे हैं तो ये हमारा निकलेगा डेफर्ड टैक्स एसेट। तो जब हम इसको नेट करेंगे ये हमारे पास निकलेगा 15,900 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी।
ये समझ आ गई। ये वही है, जब फार्मूला आपको ऊपर वाला याद हो गया है, कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करने का टैक्स बेस है, तो डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी निकालना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये आपके पास निकला है 15,900 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, जो पिछले साल का हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस था डेफर्ड टैक्स का, वो था 28% टैक्स रेट के ऊपर। अब हमने उसको लेके आना है 30% के ऊपर। टैक्स जो रेट हमारा चेंज हुआ टैक्स का, उसका हमने इम्पैक्ट डालना है इसके ऊपर। तो उसका हम इम्पैक्ट डालने के लिए उसको लेके आएंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो लास्ट ईयर में उसका निकला हुआ था, कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस का 12,040 निकली थी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और वारंटी क्लेम से जो डेफर्ड टैक्स एसेट निकला था वो 2400 था। तो लास्ट ईयर का जो हमारे पास डेफर्ड टैक्स था 9,632, 28% रेट के ऊपर, 28% रेट के ऊपर हमारे पास जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकली थी वो निकली थी 9,632। और करंट ईयर की जो क्लोजिंग हमारे पास निकली है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वो है 15,900। तो अब फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स कितना निकल आया, हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस प्लस और माइनस फॉर द ईयर माइनस क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग भी हमारे पास निकल आया, क्लोजिंग भी हमारे पास है। ओपनिंग 9,632 है, क्लोजिंग हमारे पास 15,900 है। तो फॉर द ईयर जो डिफरेंस निकला है वो निकला 6,268, 6,268। तो करंट टैक्स की फिगर हमारे पास सबसे पहले हमने रिकन्सिलेशन से निकाली थी 18,690 प्लस 6,268 जो है हमने ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकाली। टोटल हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो बन रही है वो बन रही है 24,958। सो इसमें से अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आया वो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। ये कंप्लीट डेफर्ड टैक्स का स्टैंडर्ड नहीं है, ये जस्ट एक समराइज हमने करके दिया आपको कि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें और आपके जहन में बैठ सके कि डेफर्ड टैक्स का कंसेप्ट है क्या। इसके आगे अगर आपने पूरा स्टैंडर्ड सीखना है या मज़ीद इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे नए स्टैंडर्ड के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।